स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में फर्स्ट टॉपिक जो है यानी प्रकाश का परावर्तन वाला जो पूरा भाग है वो हम कवर कर चुके हैं। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो वहां से आप विजिट करके जो है उस वीडियो को आप जो है वो उसका अटेंड कर सकते हैं ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए जो है आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी फिर से जो है एक बार मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। ओके, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और आज इस क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के यानी प्रकाश का अपवर्तन, है ना। टॉपिक हमारा होगा आज का प्रकाश का अपवर्तन। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्लासेस चल रही है वो क्लास 10th की है ना, क्लास 10th की है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या चीज। तो उसको पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जिस तरीके से आप पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि परावर्तन का मतलब टकराना होता है, और प्रकाश के परावर्तन में हम सीख के आगे बढ़े हैं, है ना, कि कोई प्रकाश किरण है अगर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, वो दूसरे माध्यम की ओर जाती है ना। तो दूसरे माध्यम के तल से टकराने के बाद वो पुनः क्या होती है, पहले माध्यम में वापस लौट आती है। ओके, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यानी हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ओके, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या चीज है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, एंटर जब कर जाती है, तो होता क्या है कि वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है ना। जो भी उसका मुख्य मार्ग होता है उससे क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है सारी बातें? एक बार पुनः समझिए, प्रकाश के अपवर्तन में आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी प्रकाश किरण है अगर एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है ना। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इस बात को यहाँ पे लिखते हैं और सारी चीजें हम पूरी डिटेल में समझते हैं। ठीक, तो चलिए अपवर्तन का परिभाषा अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण है ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर है ना, किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है ना। अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है, अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के है ना, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चीजें क्लियर? कहा यह जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जब एंटर करती है यानी प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर? अच्छा, अपवर्तन के अब आगे की टॉपिक मतलब अपवर्तन से ही रिलेटेड है सारी चीजें। तो अपवर्तन के बाद का जितना भी आगे समझना हमको, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, यानी ऐसा समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, है ना। एक टॉपिक जो होगा उसको हम कहते हैं सघन, और दूसरा जो टॉपिक होगा इसको हम कहते हैं विरल। सघन और विरल जो होते हैं एक प्रकार के माध्यम होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या पता करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको दो माध्यम दे दिए गए, है ना,
और आप दोनों में कंपेयर करके ये बताएंगे कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है ना। यानी हमको ये पता करना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो सबसे पहले हम सारी चीजें समझ लेते हैं सघन और विरल के बारे में, उसके बाद हम कंपेयर करके जो है सारी चीजें देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात अगर देखा जाए सघन के बारे में और विरल के बारे में, ठीक है। तो सघन असल में होता क्या है सघन में, कि इसमें जो है ना जो भी कणों की संख्या होती है, माध्यम में जो कणों की संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है ना। माध्यम में कणों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और विरल में कणों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको दो माध्यम दे दिए जाए और ये पूछे कि कौन सा, अगर आपको ये पहचानना हो कि कौन सा माध्यम सघन है कौन सा माध्यम विरल है, तो आप सबसे पहले उनमें कणों की संख्या आप देखेंगे, है ना। जैसे अगर जिनमें कणों की संख्या ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सघन है, और जिनमें कणों की संख्या कम है उसको हम क्या कहेंगे, विरल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता है, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में आपको लेके चला जाए तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी पदार्थ होती हैं, है ना, पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। होती वैसे 5 है, लेकिन हमको 3 ही अवस्था के बारे में क्लास 10 तक जो है हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस हो गया, है ना, द्रव हो गया और गैस हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर दो यहाँ से पदार्थ लिया जाए, एक पदार्थ हम ले ले ठोस, है ना, ठोस का जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ठोस एक पदार्थ ले लिया जाए और दूसरा पदार्थ हम ले लें द्रव के बारे में, ठीक है ना। ये पहला देख लिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए ठोस है यहाँ पे और इसके साथ हम ले लें गैस, है ना। तीसरा एग्जाम्पल ये ले लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि अगर द्रव है ना, और इसके साथ हम ले लें गैस, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस के साथ गैस की कंपेयर हो गई है ना, ठोस द्रव हो गया, चलिए हो गया, ठीक है। 3 के माध्यम से हम समझते हैं यहाँ सारी चीजें, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 माध्यम दिए गए, पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, यहाँ भी 2 माध्यम है ना, और यहाँ भी 2 माध्यम है ना। इन दोनों में हमको पता करना है कि कौन सा यहाँ पे सघन होगा कौन सा विरल होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठोस में जो होता है ना, कण की संख्या सबसे ज्यादा होती है और गैस में कणों की संख्या सबसे कम होती है ना। और द्रव की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा जो होता है वो कम होता है और गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो चलिए, इन ठोस और द्रव में अगर हमको पहचानना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, तो देखिए ठोस में हम क्या पता करेंगे। देखो ठोस जो होता है इसमें कणों की संख्या ज्यादा होती है, कणों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये हो जाएगा सघन, और इसमें कणों की संख्या कम होने की वजह से ये हो जाएगा विरल हो जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पहचान सकते हैं, जिनमें कणों की संख्या अधिक वो होगा सघन, जिनमें कणों की संख्या कम वो होगा विरल, है ना। तो ठोस में कणों की संख्या ज्यादा तो ये हो जाएगा सघन, है ना, इसको हम कहेंगे सघन माध्यम है, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों देखते हैं कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो अगर हम बात करते हैं गैस के बारे में, तो गैस जो होता है वो विरल हो जाएगा और द्रव क्या हो जाएगा, तो सघन हो जाएगा। द्रव कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो आई होप कि सघन और विरल में आप डिफरेंस पहचान लेंगे, यानी कि सघन और विरल की पहचान आप बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, है ना। तो चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम बात करेंगे अब आगे। हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और प्रकाश के अपवर्तन में हमने ये सीखा है कि जब कोई भी प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जब एंटर करती है, यानी प्रवेश करती है, तो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है ना। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, प्रकाश का अपवर्तन 2 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि विचलित होने का मतलब क्या है, मान लो कि कोई प्रकाश किरण जा रही है ना, तो विचलित होने का मतलब ये है मुख्य मार्ग से, ये इसका मुख्य मार्ग है ना। तो विचलित 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो इस मुख्य मार्ग से इधर जाएगी, है ना, या तो इस मुख्य मार्ग से इधर आएगी, 2 ही प्रकार से विचलित होगी, है ना। तो इसको अब हम समझते हैं आगे। तो देखिए, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकता है ना। किस तरीके से होगा, सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिए। पहली बात यह है कि जब कोई भी प्रकाश किरण, है ना, सघन से विरल में जब प्रवेश करती है ना, कोई भी प्रकाश किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी, तो वो जो होता है अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, है ना। अब ये अविलंब क्या चीज है, अभी हम फिगर के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जब प्रवेश करती है, तो हमेशा अविलंब से क्या होती है, वो दूर अविलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। जब सघन से विरल में एंटर करेगी तो अविलंब से दूर हटेगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। इस बात को जो हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए,
ये देखिए सबसे पहली बात, ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ इसको बोलेंगे, है ना। ये अपवर्तक पृष्ठ है। अगर प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ते तो ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है ना। अपवर्तक पृष्ठ से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है और परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम जिसको हम कह लेते हैं सघन कह लेते हैं, और इसके जस्ट नीचे दूसरा माध्यम जिसको हम कह लेते हैं कि ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है ये? तो विरल माध्यम है। इसके ऊपर यानी कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस अपवर्तक पृष्ठ के जस्ट ऊपर जो है सघन माध्यम है और इस अपवर्तक पृष्ठ के जस्ट नीचे क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश किरण है ना, ये कोई प्रकाश किरण है जो पहले माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में यानी कि सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये इस प्रकाश का क्या होगा? ये मुख्य मार्ग होगा। ये प्रकाश का क्या होगा? मुख्य मार्ग होगा। लेकिन असल में होता क्या है कि जब सघन से विरल में जाती है कोई भी प्रकाश किरण तो वो क्या होती है? अविलंब से वो दूर हटती है। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी, है ना, तो वो क्या होती है? अपने मुख्य मार्ग से वो विचलित हो जाएगी, है ना। जब विचलित हो जाती है यानी कि अपने मुख्य मार्ग पर नहीं जाकर थोड़ा सा इधर उधर चली जाती है ना, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना यहाँ तक हो गई, है ना। अगर देखा जाए तो इस बिंदु का नाम जो होता है, ये बिंदु यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। ठीक है। और इस बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें, इस तरीके से अगर हम एक लंब खींच दें तो इस लंब का जो नाम होता है ये अभिलंब होता है। इस लंब का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अभिलंब है ना। इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये जो प्रकाश किरण आप देख रहे हैं, जो प्रकाश पृष्ठ पर आ रही है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे, है ना। इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है। और यहाँ से ये जो है जो अपवर्तित यहाँ से हुई है, यानी कि इस प्रकाश का नाम जो होता है, इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है? अपवर्तित किरण है। ये इसका नाम है अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये प्रकाश किरण का क्या था? ये प्रकाश किरण का मुख्य मार्ग था। क्या था? ये मुख्य मार्ग था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुख्य मार्ग हो जाएगा। यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगी, जो समझ में नहीं आएगा, वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर जी हमें ये दिक्कत है, हम यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ है। उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए, है ना, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम को जो है दूर किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ से अब एक चीज और समझिए कि आपतित किरण, है ना, ये जो आपतित किरण आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो अभिलंब देख रहे हैं, है ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। ठीक है। जिस कोण का नाम होता है आपतन कोण। कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। और आपतन कोण को प्यारे बच्चों हम दर्शाते हैं स्मॉल आई से। कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिस कोण का नाम होता है अपवर्तन कोण। कोण का नाम क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। और अपवर्तन कोण को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से, आपतन कोण को हम दर्शाते हैं स्मॉल आई से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब देखिए एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ से कि कोई भी प्रकाश किरण है ना, अपने मुख्य मार्ग से जितना ज्यादा विचलित होगी, ठीक है ना, अपने मुख्य मार्ग से वो जितना ज्यादा विचलित होगी, है ना, इनके बीच जो भी एक कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विचलन कोण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश किरण है इसका ये मुख्य मार्ग है ना, तो अपने मुख्य मार्ग से यहाँ पे इतना विचलित हुआ है, तो ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है इनके बीच, है ना, उस कोण को हम कहेंगे विचलन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। और विचलन कोण को प्यारे बच्चों हम दर्शाते हैं डेल्टा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इसको डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप इतना बात यहाँ से ध्यान देंगे कि ये पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम यहाँ पे क्या है? विरल है। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण, यानी कि यहाँ जो प्रकाश किरण आप देख रहे हैं, है ना, वो सघन से जब विरल में एंटर कर रही है, जब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब से वो क्या हो रही है? दूर हट रही है। अभिलंब से क्या हो रही है? वो दूर हट रही है। ठीक है ना। अगर हम दूसरा फिगर यहाँ से देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो दूसरा फिगर में क्या आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई है अपवर्तक पृष्ठ है। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है अपवर्तक पृष्ठ, है ना, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ है ये। और इसके जस्ट ऊपर वाला माध्यम हम लेते हैं विरल, है ना, और नीचे वाला माध्यम हम लेते हैं सघन माध्यम में लेते हैं, है ना। ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम क्या है? सघन है। हम मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है जो विरल से सघन में प्रवेश कर रही है ना। ये प्रकाश किरण का ये क्या होगा? मुख्य मार्ग होगा, है ना। ये प्रकाश किरण का मुख्य मार्ग होगा। तो इस तरीके से इसका अपवर्तन हो जाता है ना।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब खींच दें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अभिलंब। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अभिलंब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, ये अभिलंब हो जाएगा। इसका नाम जो होता है ये है आपतित किरण। क्या है ये है आपतित किरण, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप जो देख रहे हैं ये इसका मुख्य मार्ग है, प्रकाश किरण का ये क्या है, तो मुख्य मार्ग है, इसको हम बोलेंगे मुख्य मार्ग, है ना। और इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच यानी कि ये है आपका अभिलंब और ये है आपतित किरण, है ना। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, जिस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभी इसके पहले ही बताया गया, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आपतन कोण बोलते हैं, इसको आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसको हम स्मॉल आई से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिस कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। और अपवर्तन कोण को प्यारे बच्चों हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, अभी आपको ये भी बताया गया विचलन कोण के बारे में। विचलन कोण के बारे में हमने ये बताया कि कोई प्रकाश किरण है जो अपने मुख्य मार्ग से जितना भी विचलित होती है, जितना अधिक विचलित होती है, उनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो यहाँ पे जो कोण अंतरित होगा, जो कोण बनेगा उसको हम विचलन कोण कहेंगे। और विचलन कोण को हम दर्शाते हैं डेल्टा से। किस दर्शाते हैं, डेल्टा से। ये होगा विचलन कोण, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु होता है ये, आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। चलिए, तो ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। एक बार समझ लेते हैं इन दोनों बातों को, है ना। इन दोनों बातों में हमने ये बताया है कि कोई देखो, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर सघन से, है ना, अगर सघन से वो विरल में एंटर कर रही है, सघन से अगर वो विरल में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब से, यानी अभिलंब से वो क्या होगी, अभिलंब से वो दूर हटेगी, है ना। अभिलंब से क्या होगी, वो दूर हटेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण जो विरल से सघन में जा रही है, किस में जा रही है, विरल से सघन में जब जाएगी, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब की ओर वो झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है ना। ये दो बातें बताने के लिए, मतलब ये चीजें जो आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण है जो सघन से विरल में एंटर कर रही है, अभिलंब से दूर हटेगी। पहले वाला फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये प्रकाश किरण है जो सघन से विरल में एंटर कर रही है। जब सघन से विरल में एंटर कर रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है ना। ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर। यही अभिलंब है ना, यह पूरा अभिलंब है। तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, ठीक है ना। और जब विरल से सघन में जब जा रही है, विरल माध्यम है, नीचे वाला सघन माध्यम है, तो विरल से जब सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, वो झुक जा रही है, ठीक है ना। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, सघन और विरल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सघन का कुछ एग्जांपल देखा जाए, सघन और विरल का। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं क्या, अगर हम जल ले लेते हैं, ठीक है ना, और हम लेते हैं वायु को ले लेते हैं। ये दोनों एक प्रकार के माध्यम है ना। इन दोनों माध्यम में प्रकाश क्या होती है, संचरित होती है, चलती है, ठीक है ना। तो देखिए, जल और वायु को अगर ले लिया जाए तो जल जो होगा वो कौन सा माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा, ठीक है ना। और वायु कौन सा माध्यम होगा, तो ये एक प्रकार का विरल माध्यम होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर हम कांच ले लेते हैं, है ना, अगर हम कांच ले लेते हैं और अगर हम द्रव ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और द्रव क्या हो जाएगा, ये तो विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तन के नियम, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं, नियम को हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले, 1 मिनट। हाँ चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इस फिगर को रहने देते हैं क्योंकि फिगर कुछ काम पड़ेगा इसका, है ना। एक फिगर इसमें रहने देते हैं। थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे इसको, है ना। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। टॉपिक हमारा होगा अपवर्तन के नियम, है ना। टॉपिक होगा अपवर्तन के नियम, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से आप पढ़े हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होंगे। अपवर्तन कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे, है ना।
अब दोनों नियम क्या क्या होंगे इस चीज को समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम, अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि इसके मुख्यतः है ना, इसके मुख्यतः कितने नियम है? 2 नियम होते हैं ना। इसके मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नियम हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। पहला नियम कहता क्या है? ये आपतित था, है ना, ये आपतित था, ठीक है। तो सबसे पहला नियम हम समझते हैं। पहला नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु देख रहे हैं, इस आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब आप जो देख रहे हैं, है ना, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्तन का सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये है अपवर्तन का प्रथम नियम, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखना है हम लोग को? प्रथम नियम जो है वो है आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, है ना, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, ठीक है, तो दूसरा जो नियम होता है ना उसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का उसका नियम, मतलब स्नेल का नियम बोला जाता है, ठीक है ना। जो दूसरा नियम है अपवर्तन का उसको स्नेल का नियम बोला जाता है। और स्नेल का नियम कहता है क्या? इस चीज को आप समझिए, ठीक है। देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, ठीक है ना, एक वर्णीय प्रकाश मतलब एक रंग का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल आई से दर्शाया गया है ना। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो क्या कहता है दूसरा नियम कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। इस बात को अगर हम यहाँ पे लिखें, देखो ज्या शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ज्या इस तरीके से है ना। तो ज्या जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइन बोला जाता है, ठीक है ना। साइन का जो हिंदी होता है उसी को ज्या बोलते हैं, ठीक है। अभी जब आप मैथ में यानी कि मैथ की जब कोई भी क्लास आप अटेंड करेंगे जिसमें एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति में ये बताया जाता है प्यारे बच्चों कि ये जो त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, है ना, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के फलन होते हैं। कितने प्रकार के फलन होते हैं? 6 प्रकार के फलन होते हैं। थोड़ा सा डिटेल देखा जाए इसका, तो 6 प्रकार के फलन होते हैं। साइन, कॉस, है ना, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 प्रकार के फलन होते हैं साइन, है ना, यानी कि ये त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना। जिसमें एक फलन आता है साइन, है ना, उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और साइन को हम हिंदी में ज्या बोलते हैं, है ना। तो इसी का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कहा ये जा रहा है स्नेल के नियम के अनुसार कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, है ना, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या है? साइन आई, है ना। आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या है? साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब है साइन आर, है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं ना। एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि साइन आई जो होगा ये समानुपाती होगा किसके? साइन आर के। ये संबंध होता है ना, ये संबंध होता है किसके नियम अनुसार? स्नेल के नियम से ये संबंध होता है कि साइन आई प्रोपोर्शनल होता है साइन आर, है ना। ये स्नेल का नियम होता है, ओके। अच्छा, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं
तो दूसरे पक्ष में एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि जब हम स्नेल के नियम के अनुसार चलते हैं तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यानी कि मिलता है कि साइन आई बराबर एक नियतांक आता है स्मॉल n और यहाँ पे हो जाएगा साइन r, है ना। ये हो जाएगा जब आप n को स्थिर करेंगे, साइन आई को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे गुणे का ये रिलेशन बनाया हुआ है, इसको जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, है ना। यानी कि मिलेगा आपको कि साइन आई और बट्टा में हो जाएगा साइन r इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो i है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जो r है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और जो n देख रहे हैं यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि जहां n बराबर, n को हम कहते हैं अपवर्तनांक, है ना। यानी यह एक प्रकार का नियतांक है, यह एक प्रकार का क्या है, नियतांक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि n को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या बोलेंगे n को, तो अपवर्तनांक कहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, तो n को हम कहेंगे अपवर्तनांक। तो ये हो गया आपका स्नेल का नियम। स्नेल का जो नियम होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे हमेशा, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है स्नेल का नियम, ठीक है। और स्नेल का नियम जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये 3 या 4 नंबर से कम का प्रश्न नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। स्नेल का नियम कहता क्या है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये समानुपाती होते हैं, अर्थात साइन आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन आर, है ना। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो एक नियतांक आता है स्मॉल n, यानी मिल जाता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू स्मॉल n, है ना। इसी को यानी कि यहाँ पे जो n आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, नियतांक, है ना। यानी कि ये क्या होता है, एक प्रकार का ये अपवर्तनांक है, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो इतना चीजें आज की क्लास में बनाने देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अपवर्तनांक है ये नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे, है ना। तो उसमें हम लेके टॉपिक आएंगे अपवर्तनांक के बारे में, यानी कि अब जो है अगली जो क्लासेस चलने वाली हैं वो केवल अपवर्तनांक के बारे में चलेंगी, ठीक है ना। तो ये था आज का आपका सेशन, ठीक है ना। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर ऐसा भी हो रहा है कि आपको कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जी हमको ये दिक्कत है, ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊं, है ना, तो वहां पे इन दिक्कतों को दूर किया जाए, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए तो बस आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।